हाय ट्वेल्टीज, वेलकम टू ईसीवे कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं ताबिता और हम लोग कर रहे थे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में अब हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, क्यों बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, कितने टाइप्स का होता है ये। तो आज इस वीडियो में हम यही चीज़ सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग से। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है। आपने ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस पढ़ा है ना। ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था कि भाई हम अपने बिजनेस के सारे कामों को ना डिवाइड करते हैं और उनके सिमिलर नेचर के जो काम है उनके ना हम डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। यानी कि सारे परचेज के काम हम परचेज डिपार्टमेंट को दे देते हैं, सारे सेल्स के काम सेल्स डिपार्टमेंट को। इस तरीके से हम डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाते हैं। राइट गाइस, ये हम पढ़ चुके हैं ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में। और उसके बाद क्या करते हैं, उनको ड्यूटीज़ देते हैं। ड्यूटीज़ देने के बाद उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। यानी कि ये आपका एमडी है, ये आपका जनरल मैनेजर है, ये आपका मैनेजर है, ये सबऑर्डिनेट्स हैं। राइट गाइस, ये किया जाता था। इसी को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी कि इस काम को करने से आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं और इसी को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहा जाता है। तभी कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ अ प्रोसेस, या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, आउटकम होता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का। यानी कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में जो हम काम करते हैं ना और उससे जो बनकर निकलता है उसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि आपने बिजनेस में जो भी डिपार्टमेंट्स बनाए हैं उससे आपके ना एक चार्ट सा बन जाता है। ये डिपार्टमेंट है हमारे पास, ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है, ये है। राइट, हमारा ये जीएम होने वाला है, ये एमडी होने वाला है, इनकी ये ड्यूटीज़ है, ये है। क्या है ये? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। तो बहुत सिंपल सा होता है। और इसको ये क्यों बनाया जाता है, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन में सबकी ड्यूटीज़ फिक्स कर सकें, हमारे काम प्रॉपरली हो सके और उसके बाद हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को कंप्लीट कर सकें। राइट गाइस, सबके माइंड में क्लियर रहना चाहिए, मैं इस डिपार्टमेंट से हूँ, ये मेरी ड्यूटीज़ हैं। राइट, अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर आप लोगों को इकट्ठा कर लो और उनको उनके काम, उनकी ड्यूटीज़ ही ना पता हो, तो हर कोई कंफ्यूज रहेगा, ना तो कोई काम हो पाएगा। तभी बिजनेस प्रोफेशनल होता है। एक प्रोफेशनल तरीके से काम किया जाता है उसमें, तो हर एक चीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से होती है। तो इसलिए सबसे पहले डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में ऑर्गेनाइजेशन में मैंने मतलब इस चैप्टर की वीडियोस में मैंने बताया है कि डिपार्टमेंट्स मतलब आप किसी भी बड़ी कंपनी में चले जाओ, आपको वहाँ परचेज डिपार्टमेंट मिलेगा, आपको वहाँ सेल्स डिपार्टमेंट, आपको वहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट मिलता है। राइट, हर एक बड़ी कंपनी में मिलता है। क्यों? सबको उनकी रोल्स डिफाइन कर दिए जाते हैं। भाई आपका काम है, कल को आप मुकर मत जाना कि भाई आपने तो हमें बताया नहीं था। तो इससे सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उनको उनकी ड्यूटीज़ बताई जाती है, बता दिया जाता है ये आपका मैनेजर है। राइट गाइस, तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसी में एक चीज़ आती है, दैट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ये हमारे बिजनेस के लेवल डिसाइड करता है। लेवल बोलते हो ऊपर नीचे वाले लेवल। कैसे? देखो, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक सुपीरियर कितने सबॉर्डिनेट को संभाल सकता है, कितने सबॉर्डिनेट से डील करके चल सकता है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दूं, हमारे स्कूल में क्लासरूम में टीचर कितनी स्ट्रेंथ तक के बच्चों को पढ़ा सकती है। ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाती है तो बैठने में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा नॉइस भी आता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी होती है। राइट, इसी तरीके से बिजनेस में भी एक सुपीरियर कितने लोगों को संभाल सकता है, कितने सबॉर्डिनेट को संभाल सकता है, उसे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। बुक की लैंग्वेज में देखो, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर। यानी कि उतने सबॉर्डिनेट्स कितने होंगे जो एक सुपीरियर अच्छी तरीके से मैनेज कर सकता है, इफेक्टिवली मैनेज बाय द सुपीरियर, उसको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द number of subordinate that can be effectively managed by the superior। ठीक है, अब अगर एक मिस्टर ए है, वो बोलता है मैं तो सिर्फ 4 लोगों को ही संभाल सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे अंडर लोगों को मत रखिएगा। ठीक है, तो उतने ज़्यादा लेवल होंगे, फिर हमें एक और बंदा हायर करना पड़ेगा जो और लोगों को रखे। इसी के अलावा अगर मिस्टर बी है, वो कहता है भाई मेरे अंदर तो मैं 8 लोग हो, 9 लोग हो, मैं सबको संभाल सकता हूँ, मैं सबसे काम करा सकता हूँ, तो उतने ही लेवल कम होंगे कि हमें पता है कि एक बंदे को रखने से वो सबको हैंडल कर लेता है। राइट गाइस, तो इसको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। अब बात आती है कि बिजनेस में क्या ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। तो बहुत सिंपल सा है भाई, हर किसी को अपनी ड्यूटीज़ क्लियर होनी चाहिए। बिजनेस में अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं होगा तो कन्फ्यूजन होगा, किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं होगी कि उसकी क्या ड्यूटीज़ है, क्या नहीं है, किसको किससे रिपोर्ट करना है। तो इसलिए बिजनेस नहीं चल सकता विदाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। अब पढ़ेंगे कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं। देखो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है फंक्शनल, दूसरा होता है डिविजनल। बहुत सिंपल है।
फंक्शनल जहाँ पे आपकी एक बिजनेस लाइन है ना, यानी कि आप एक ही चीज़ का काम करते हो, वहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि आपने सब डिपार्टमेंट्स बना दिए काम के बेसिस पर और उसे फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, डिविजनल वहाँ पे ज़रूरी होता है जहाँ पे हमारे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं, डिवीजन हो सकते हैं, सेगमेंट हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि आपका जोग्राफिकली अलग अलग जगह पे बिजनेस है, तो आपको देखो अलग अलग जगह पर हर एक डिपार्टमेंट चाहिए। लाइक अगर आपका एक बिजनेस दिल्ली में चल रहा है और उसी चीज़ का बिजनेस अगर आपका चेन्नई में भी चल रहा है, तो आपको देखो दिल्ली में भी सारे डिपार्टमेंट्स चाहिए, परचेज से लेके प्रोडक्शन एवरीथिंग, एंड चेन्नई में भी चाहिए, राइट। तो उसे डिविजनल कहा जाता है, जहाँ पे आपके डिविजन्स बन जाते हैं और उसके अंदर आप फंक्शनल हर डिपार्टमेंट्स अलग अलग एरियाज में आपके बनेंगे, हर एक सेगमेंट के हिसाब से होंगे, राइट। तो इसे डिविजनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि क्या ज़रूरत है, यानी कि इम्पोर्टेंस क्या है हमारे स्ट्रक्चर की, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होने से बिजनेस में क्या क्या चीज़ें हैं या क्या क्या चीज़ें हैं जिसका बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, इट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। यस, हमें पता है कि भाई ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में हमने देखा था कि ये सारे रिलेशनशिप ही तो डिफाइन करते हैं, यही तो बताते हैं कि हम किसके अंडर आते हैं, हमें क्या काम करना है। तो इसकी वजह से ही स्ट्रक्चर बनता है। तो स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है कि हमारा किससे क्या रिलेशन है, लोगों से भी, हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं काम से क्या रिलेशन है, हम किस डिपार्टमेंट में आते हैं, कौन सा काम हमें करना है, और रिसोर्सेज कौन से हमें यूज़ करने हैं। तो गाइस, इट स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज, ताकि लोगों को अपनी अथॉरिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ माइंड में ऑलरेडी क्लियर रहती है। सेकेंड आता है, इट कोरिलेट एंड कोऑर्डिनेट अमंग ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसकी वजह से कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन बनता है। यस, क्योंकि हम डिपार्टमेंट्स जब बनाते हैं तो डिपार्टमेंट्स हमारी हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने में, कि भाई परचेज़ का अगर काम परचेज़ करेगा तभी जाके प्रोडक्शन का काम हो पाएगा, तभी तो चीज़ें बन पाएंगी। अब हमें पता है कि अगर परचेज़ सामान खरीद के नहीं ला रहा तो प्रोडक्शन वाला क्या बनाएगा, प्रोडक्शन वाला नहीं बना रहा तो भाई सेल वाला क्या बेचेगा, राइट। तो इसकी वजह से कोऑर्डिनेशन मेंटेन होता है, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हम इसमें यही कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं, उनको ड्यूटीज़ दे रहे हैं कि आपको ये समय पर काम करना है, तब जाके अगले बंदे का काम होने वाला है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हैं। थर्ड, इट हेल्प्स इन स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वजह से स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, एंड इसके साथ साथ लिखा है बेटर कंट्रोल हो पाता है। तो आप चाहे इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो और एक में भी लिख सकते हो, मैं अलग अलग बताती हूँ। स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन लेवल जो रहता है वो बहुत स्मूथ रहता है। क्यों? क्योंकि हर किसी को पता है चेन ऑफ अथॉरिटी के बारे में कि मैं किसके अंडर आता हूँ, मुझे किसको रिपोर्ट करना है। वही चीज़ हम स्ट्रक्चर में बनाते हैं कि कौन सबऑर्डिनेट है, कौन सुपीरियर है, कौन एमडी है, कौन जीएम है। तो एक कम्युनिकेशन जो है वो एकदम स्मूथ हो जाता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो हैम्पर नहीं होती, प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, एंड बेटर कंट्रोल। बेटर कंट्रोल कैसे? क्योंकि हमें पता है कि हर किसी को उसकी ड्यूटीज़ पता है, ठीक है, हर किसी को उसके रोल पता है, उसको क्या काम करने के लिए बिजनेस में रखा है। तो इस वजह से बेटर कंट्रोल हो पाता है बिजनेस में, हर चीज़ एडमिनिस्टर प्रॉपर तरीके से हो पाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। तो येस, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है भाई। देखो, जब सब कुछ अच्छा हो रहा है, काम अच्छी तरीके से चल रहा है, तो प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, ये तो मतलब कहने वाली कोई बात ही नहीं थी, प्रॉफिट तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। तो इट्स नॉर्मल थिंग कि प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो ये बिजनेस में, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये बेनिफिट मिलता है किस चीज़ का, स्ट्रक्चर होने का। तो बहुत सिंपल से थे, क्या? स्पेसिफाई द रिलेशनशिप क्लियर करता था लोगों के बीच में, बिटवीन द पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता था, स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, बेटर कंट्रोल एंड इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये थी इसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी गाइस। और अगर समझ आई है तो ये भी पता है ना क्या करना है, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और न्यू वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना है। और हाँ, आप अपने डाउट मेरे से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पूछ सकते हो। थैंक यू।